अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह वाह, क्या बात है। अगर ये दिल हमारा है, इसका रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। हिंदुस्तान के मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाइयों, मारे तो तुम पहले जाओगे है ना। ए भारत के फौजी जवानों, भैया तुम तो पहले मारे जाओगे ना, बॉर्डर पे तुम ही जाओगे ना, लंगोट लपेट के पहलवानी दिखाने। हाँ जी, हम जी शेर है, शेर शेर। अरे काय का शेर रे? करते हो अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों के लिए झाड़ू मार रहे हो और कहते हैं हाँ जी शेर है, शेर शेर। और काय के शेर? अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए, अपने देश की खुशहाली के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर लंगोट बांध के, लंगोट बांध के जाओ, लड़ो, तो बुज़दिली की मौत मरोगे तो भी तुम्हें बहादुर कहेंगे। हाँ भाई, जैसा भी था अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ा, शेर है शेर। और खजूर, चाहे जितना लंगोट बांध के जाओगे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए। देश का पैसा, देश का हथियार, देश का सब कुछ, देश के जवान, देश की तनख्वाह लेते हो और काम अंग्रेजों के लिए जाके करोगे, तो चाहे जितना बड़े बहादुर हो, हाँ बड़कवा बहादुर हो ना, हाँ कर्ण अर्जुन को सबको फेल कर दोगे तब भी कहलाओगे तो देश के गद्दार ही, बेवकूफ़ ही कहलाओगे। ऐ ससुरा बुड़बक कहेंगे, पैसा देश का, जवान देश का, हथियार देश का, साजो सामान सब देश का, काम ससुरा अंग्रेजों के लिए कर रहा है। फायदा जो जाएगा वो सब अंग्रेजों को जाएगा। तो तुमको क्या कहेंगे? बहादुर कहेंगे? हाँ फौजी जवान हो। अरे कितना पढ़ लिख के फौजी जवान बने हो, जनरल बने हो। हैं? पढ़ाई लिखाई करो कि नहीं? हम अगुआ दे के पढ़े हो। अच्छा हुआ हम नहीं पढ़े, नहीं तो फौज में चल जाते, खा गुलामी करते। हाट थू। अरे फौजियों, तुमरे सिपे सालार को, तुमरे फौजी जनरल को मैं सलूट मारता हूं, जनरल बिपिन रावत साहब को। वो चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, वो चाहे मुसलमान के खिलाफ ही क्यों ना रहे हों, लेकिन देश के हित में वो सोचते थे। इसीलिए शायद उनको रास्ते से हटा दिया गया। उनको रास्ते से हटा दिया गया, ये इस बात की दलील है, सबूत है, और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एविडेंस है कि वो देश के सच्चे वफादार थे। इसीलिए तो उनको रास्ते से हटा दिया गया। अरे फौजी वालों, फौजियों और पुलिस वालों, अरे लेड बेड जो बेड पर लेट पड़े रहते हो, लेड वाले और दूसरे सीबीआई सीआईडी ब्रांच वालों, अरे क्या हो? एक मुल्ला का पकड़ेगा 1000 तरीके से, लेके डंडा बंदूक है कि 47 और फलाटे डिपार्टमेंट, धमाके डिपार्टमेंट वाले चले आते हैं। ओ हम जो बड़े ऑफिसर हैं, ओ जी हम बड़े ऑफिसर हैं। घंटे के ऑफिसर हो। इतना कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इतना कि जनरल बिपिन रावत साहब हमारे देश के फौज के सरदार थे। क्या सीडीएस क्या था मालूम नहीं, चलो जनरल थे ना हमारी फौज के। अरे इतना डीप में कौन जाएगा तुमको समझाने के लिए। जनरल थे ना, मार दिया उनको। जब जनरल थे तो किसानों के आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े हुकूमत को, आपके अधर्मी हुक्मरानों को। फिर हुक्मरान ने क्या किया? ससुरा ये किसनवन तो हमका घुटने टेकवा दिए, इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा, कर दिया। जनरल बिपिन रावत साहब को कर दिया। है सिस्टम, नहीं है सिस्टम। तुम्हारा वो
गोदी मीडिया वाला, क्या नाम है उसका, हाँ दिखा देंगे थोड़ा सा, बहुत बोल रहा था ये इंजन, दोनों इंजन फेल हो जाएगा तो भी ये लैंड करने की क्षमता रखता है। पहली बात, ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं था, ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि अगर इसके दोनों इंजन फेल भी हो जाएं तब भी यह हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं करेगा, तब भी आसानी से लैंड कर सकता है। और वो ऐसे कि ऐसी स्थिति में यह हेलीकॉप्टर खुद को एक पैराशूट के रूप में ढाल लेता है। जैसे पैराशूट अपने आप नीचे लैंड कर जाता है, ठीक वैसे ही यह हेलीकॉप्टर तकनीकी खामी होने पर, दोनों इंजन्स फेल होने पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि फिर यह हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। मान लीजिए अगर इसमें तकनीकी खराबी आ भी गई, दोनों, एक नहीं दोनों इंजन्स फेल भी हो गए, तो भी यह हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया। दूसरी बात, किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट से पहले हेलीकॉप्टर की अलग अलग चरणों में जांच की जाती है और इस हेलीकॉप्टर के मामले में भी इस प्रक्रिया का पालन हुआ था। क्रैश से पहले इस हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे की उड़ान भरी थी और इस दौरान इसमें कोई भी कमी या खामी दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर कल जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को वेलिंगटन ले जाते समय यह अचानक क्रैश हो गया। इसलिए यहां निष्कर्ष यही निकलता है कि या तो पायलट से कोई गलती हुई है, उससे कोई चूक हुई है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन आज इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और कल भी हमने आप ये बात कही थी कि ये बातें सवाल तो जरूर उठाती हैं कि हम अपने देश के सबसे बड़े जनरल को हम 50 किलोमीटर की यात्रा सुरक्षित रूप से नहीं करवा पाए। भैया कैसे क्षमता रखेगा, जनरल बिपिन रावत साहब बैठे हैं, उनको तो उड़ाना है, तो क्षमता कहां से आएगी। ओ हिंदुस्तानी फौजियों, पढ़े लिखे हो कि ऐसे फौज की कुर्सी में बैठ गए हो जाके यार। कौनो तो भैया फौज को हमारी वीडियो दिखाई देते हो, अरे हमको फांसी भी लटकाएंगे और क्या होगा। अरे हम उनके सामने खड़े होकर ऐसे मजाक उड़ाएंगे ना कि देखते रह जाएंगे। बड़कवा फौजी बनते हैं, इतना बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो गई है क्या। क्यों जनरल बिपिन रावत के होते किसानों पर गोली नहीं चली, फिर जनरल बिपिन रावत साहब को मार दिया गया, 700 किसान मार दिए गए। कहा फौजी जवानों, पुलिस वालों, बड़कवा ईमानदार पुलिस हो और मुसलमान तो गद्दार है। अरे तुम बड़े वफादार हो, हिंदू हो ना, हिंदुस्तानी हिंदू हो ना, वफादार तो रहोगे। चाहे अपने जनरल को मार दो, चाहे कुछ भी कर लो, अंग्रेजों की गुलामी करो, अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारो, वफादारी कहलाओगे। एक आदमी कह रहा था, जान दो यार, हम उतना डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मलेंगे यार, तू बातें बना रहे थे, हमें गुस्सा आ गया, हम तेरी बात नहीं समझे। अरे ओ फौजी जवानों, संभल जाओ, नहीं पहले तुम ही मारे जाओगे। हाँ, बॉर्डर पे कौन लड़ेगा, फौजी। मरेगा कौन, फौजी। किसकी बीवी बेवा होगी, फौजी की। किसके बच्चे यतीम होंगे, फौजी के। किसके बूढ़े माँ बाप बेसहारा होंगे, फौजियों के। काहे भैया, और यार बॉर्डर पे लड़े गए रहे ना, मार दिए गए तो क्या हुई, तनख्वाह नहीं मिलेगी, अब बीवी बच्चे क्या खाएंगे, बीवी बेवा, बच्चियों का स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ट्यूशन की फीस कहां से आएगी, है ना। हाँ, और काहे अब फौजी रहे बेवकूफ, जाके अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारत रहे, कोनो आके टपकाई दिस, बहुत बहादुर शेर बनत रहे, 36 का 56 इंच का सीना लेके गए रहे बॉर्डर पे, धम्म से उन्होंने एकदम मार दिया, चुप पे चले गए, अभी बच्चा का छोड़ गए। क्या हुई उनके साथ बाद में कभी सोचा है का फौजी जवानों, अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारेंगे, है ससुर नहीं के। अरे जाके चिल्लू पर पानी में कहूं डूब मरो। वैसे कहा तो हमारा हम वो है, हम ये हैं, इतना समझ में नहीं आता है कि जब जनरल बिपिन रावत साहब जिंदा थे तो किसानों के सामने हुकूमत घुटने टेकी और जनरल बिपिन साहब को मार दिया गया, 700 किसानों की लाशें
टपका दिए। काहे क्या करोगे? किसनों के जमीनियां छीन लोगे? अरे ना ही छीन सकोगे। विलन कितना भी फार्मूला बना ले, कितना भी प्लान कर ले, कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले। अब पिक्चर देखते हो कि नहीं देखते फौजी जवानों? पुलिस वालों, एलईडी फीडी वाले हो, पुलिस डिपार्टमेंट वालों, फौजी जवानों, सीआईडी सीबीआई वालों, पिक्चर देखते हो कि नहीं क्या देखते हो? अरे ससुरा विलन बहुत प्लानिंग करता है, गरीब के जमीन हथियाने का, खेत हथियाने का। बोलता है ना, एक नाना पाटेकर के रहता है ना, बोलता है, नाना पाटेकर को बोलता है, ए जमींदार बोलता है, भैया अपने घर अपने जमीन जायदाद का पेपर कहाँ नहीं ला रहे? लाए ना, हमको हम तुमसे बतिया के रह लेंगे ना, हमारी जमीन जायदाद ना ले। अगर आए पार्टनर में कर ले, बोलता साला जमींदार से पार्टनर करेगा। नाना पाटेकर निकालता है, डिस्के डिस्के डिस्के, जमींदार की वाट लगा डालता है। जमींदार की जमीन छीनोगे? अरे भैया जमींदार की जमीन छीनोगे? एक गरीब अपनी जमीन पे मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा लेता है, तुम उनकी जमीन छीन कर अमेरिका को दे दोगे, अंग्रेजों को दे दोगे। बाद में अंग्रेज बोलेंगे आ रहे इधर ड्यूटी कर, हमारे यहाँ नौकरी कर, तनख्वाह ले, और एक 8x8 के कमरे में 10 आदमी सो जाओ चुपचाप, और कैंटीन में जाके खाना खाओ, साले गुजारा करो ऐसे। क्यों? ए फौजियों, हाँ। गरीबों की जमीन छीनोगे, किसानों की जमीन छीनोगे। हाँ फौजी जवानों, तो बॉर्डर पे तैयार हो जाओ मरने के लिए। हाँ ए फौजी जवानों, 2025 में तुमको तैयार करके बॉर्डर में भेजने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी गए ना, कितना 8,000 की सुना है मैंने यूट्यूब पर, 8,000 के कुछ भारतीय फौज गए हैं गजा में इजराइल का सपोर्ट करने के लिए। चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे, 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे तुम्हारे हैफा से। हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, जेरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, और हैफा पोर्ट सिटी इसराइल गरक हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया की मईशत को गरक करेंगे। हमने 4 नवंबर को इनको आगाह किया था कि इस जंग का हिस्सा ना बनना। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी माओ बहनों को तुमने फकीर कहा, तो उसी दिन तुम्हारा अंजाम मैंने पेश किया कि तुम्हारी मैशियत को फैसल रजा अब्दी 26 नवंबर 2026 से पहले 3 बार जमीन पर पटक के मारेगा, जिसमें पहला हमला होगा हैफा पोर्ट सिटी का। इसको गरक करके तुम्हें हमेशा के लिए गरक कर देंगे। आओ बताओ, तुमने हैफा पोर्ट सिटी से अब तक कितने कंटेनरों की ट्रांजैक्शन किए 6 महीने? ओए करो करो करो, अंजाम तो नहीं सोचते हो ना। हाँ, जब तक हीरो कमजोर होता है, फिल्म के एंड तक हीरो कमजोर होता है, तो चलता फिरता लंगड़ा लूला भी उसको लात मार के चलता है। लेकिन जब पिक्चरवा की एंडिंग होती है ना भैया, तो हीरोवा बहुत टाइट हो जाता है। हाँ, और एक दौड़ा दौड़ा के मारता है। अरे पिक्चर देखा करो, उससे थोड़ा सा सबक सीखा करो फौजी जवानों। हाँ, जिस हीरो को तुम कमजोर देख रहे हो ना, 25, 26, 27 में बहुत तगड़ा हो जाएगा वो। कौनो माई का लाल और सामने सीना तान के खड़ा ना हो सकेला रे ए फौजिया। हाँ, तेरा पिक्चर देखा करो रे, और अपने हुक्मरानों को कह दो गरीबों की जमीन छीनने के लिए भी जनरल बिपिन रावत सबको मार दिए। हाँ, अब 25 में जंग होने वाली है। गरीब कहाँ अपनी जान बचाएंगे, कहाँ छुप के जाएंगे? उनके लिए जरा सरदाब वरदाब में, बेसमेंट में कहीं जमीन के अंदर कमरा मरा बनवा दो फौजी जवानों। तुम तो बॉर्डर पे मारे जाओगे, और तुम्हारे बीवी बच्चे के लिए भी बना दो।
कम से कम अपनी जान तो बचा लेंगी बेचारी। हाँ, और आम जनता को भी कह दो जमीन में खड्डा खोद के एक एक छोटा छोटा कमरा बना ले और खजूर वजूर चना गेहूं चावल जो भी रख सकते हैं, कम से कम चना रख ले, पानी में भिगो के खा लेंगे, जान बचा लेंगे। एक आध महीना तो गुजारा हो ही जाएगा, 15-20 दिन, फिर शायद कोई इंतज़ाम हो जाए। बहरहाल होशियार हो जाओ, सभी को समझाना मेरा काम है। बुरा मानो मेरे ठेंगे से, ए फौजी जवान पुलिस वालों, बुरा मानो ना मेरी बातों का, मेरे ठेंगे से दफा हो, चल हल। अंग्रेजों के गुलाम से मैं इज्जत करूं उनकी जो अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। तो दफा हो, जो करना है करो। अबे मैं तो आता हूं, मैं तो इंडिया में रहूंगा ना, जो करना है कर लेना, मुझे ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैं बोल दे रहा हूं, मैं माहिम में पैराडाइज से लेकर शिवसेना भवन तक रहूं, मिलूंगा आपको डेली। एक फ्राइडे मंडे छोड़कर डेली तुम्हें मिल सकता हूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई एक दिन कुछ काम निकल आया तो नहीं जाता, नहीं तो मैं डेली जाता हूं। फ्राइडे मंडे 2 दिन नहीं जाता, मैं तो पैराडाइज से लेकर शिवसेना भवन, शिवाजी पार्क, दादर मार्केट, उसी इलाके में घूमते रहता हूं अपनी सवारी पे सवार होकर। आके तोड़ लेना फौजी जवानों जो तोड़ सकते हो, दफा हो जाओ, अंग्रेजों की गुलामी करो, जाओ। जनरल बिपिन रावत साहब को मार दिया, तमाशा देखते रह गए। आग फूल। आज मेरा मकसद यही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों जो इस खित्ते में रहते हैं, नेपाल, श्रीलंका 2, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये 7 कंट्री है ना, ये 7 कंट्री जंग के मैदान बनने वाला है। ये 7 कंट्री का जो खित्ता है, ये जंगी माहौल में बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। और जंग का जो मेन बेड़ा होगा, जो मेन जंग का मैदान होगा, वो गल्फ होगा। क्योंकि अजीब सा सिस्टम बनाया है जालिमों ने, मुसलमानों के ही घर में बैठकर मुसलमानों को मारेंगे और मुसलमान अपने दुश्मनों को मारेगा तो अपने ही मुसलमान के घरों में मारेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुसलमानों को मारने वाले भी मुसलमानों के घरों से बैठकर मारेंगे, और मुसलमानों को अपनी जान बचाना है, अपने दुश्मनों को मारना है तो मुसलमान के घरों में ही हमला करके मारना पड़ेगा। तो दोनों सूरत में मुसलमान ही मरेंगे। बड़ा अजीब गरीब दास्तान है। बहरहाल जाने दो, लेकिन ये मेन जंग का मैदान जो बनेगा वो तो गल्फ बनेगा, लेकिन ये पूरा खित्ता जाएगा, ये 7 कंट्री का जो खित्ता मैंने बताया, ये जंग लपेट में आ जाएगा। खाने पीने की बहुत तकलीफ होगी। 2025 से जंग शुरू हो जाएगी और खाने पीने में बहुत महंगाई हो जाएगी, बहुत मुश्किल से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एक जंग के माहौल के हिसाब से सोच लो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो तैयारी कर लो। एक आम आदमी, गरीब आदमी अपने अपने घरों में थोड़ा थोड़ा खरीद के रख लो, गेहूं, चना, चावल, खाने पीने का सामान जो खरीद सकते हो अपने हैसियत के मुताबिक। अमीरों को चाहिए कि थोड़ा सा खरीद के स्टोर कर ले, किसी गरीब को कुछ खिला देगा, उस वक्त बड़ा दान पुण्य का काम करेगा तो बड़ा सवाब मिलेगा। जो भी, अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म को भी मानते हो, उस धर्म के हिसाब से तुमको थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। बुरे वक्त में ही भलाई का काम जो करता है ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है। और दौर अच्छा हो, हर गरीब खा पी के जी रहा है तो तुम उसको ले जाके बिरयानी खिला दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भुखमरी का दौर हो, लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं, उस वक्त अगर उसको ले जाकर एक रोटी खिलाओ तो उसकी बड़ी अहमियत है। बहुत नेक काम है वो। तो अमीरों से मेरी दरख्वास्त है कि कुछ छुपने की जगह और कुछ खाने पीने की जगह का इंतज़ाम करें, बाहर निकलें और गरीबों के लिए कुछ करें कि उनकी जान माल की हिफाजत हो सके। जान माल तो होगा नहीं, जान
कहीं छुपने की जगह बना दें, छुपने की जगह जहां वो छुप कर जंग के दौरान अपनी जान बचा लें। और जब छुपेंगे तो महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना उनको सूरज नहीं देखना पड़ेगा, उसी में छुपे बैठना रहना पड़ेगा। तो खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम कर दें। ये बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। मेरे दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा करो, कर सकते हो तो। आप भी इंसान हो, आपके साथ भी शायद कोई भला हो जाए।